तो चलिए दोस्तों, स्पीकर की पद रिक्ति के संदर्भ में क्या प्रावधान है उसको देख लेते हैं। तो यदि वह सदन का सदस्य नहीं रहता, यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित कर त्यागपत्र दे दे, तो पद रिक्ति कैसे हो जाएगी? यदि वह सदन का सदस्य ही नहीं रह जाता है तब पद रिक्ति हो सकता है। पहला कंडीशन है। दूसरा, यदि वह उपाध्यक्ष को संबोधित करके त्यागपत्र दे दे। तीसरा, यदि लोकसभा तत्कालीन समस्त हस्त बहुमत से प्रस्ताव पारित कर उसे हटा दे। इसके लिए 14 दिन की पूर्व सूचना देनी पड़ती है। अगर लोकसभा के स्पीकर को हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो वह पीठासीन नहीं हो सकता है, यानी वो चेयर पे, स्पीकर की चेयर पे नहीं बैठ सकता है, पर वो लोकसभा की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, वोट दे सकता है, पर मतों के बराबर होने की दशा में वह निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट नहीं डाल सकता है। उसे उपस्थित सदस्यों के बहुमत यानी समान बहुमत से नहीं बल्कि तत्कालिक समस्त सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा हटाया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 94 के अनुसार अध्यक्ष किसी भी समय उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। यदि किसी अध्यक्ष द्वारा अपना त्यागपत्र देते समय उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है, यह त्यागपत्र उपाध्यक्ष को ही संबोधित होगा। यही स्थिति उपाध्यक्ष के त्यागपत्र पर लागू होती है। अध्यक्ष के पद त्याग की सूचना लोकसभा को उपाध्यक्ष देता है। यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो महासचिव को यह त्यागपत्र मिलता है और वही उसकी सूचना लोकसभा को देता है। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने संबंधी प्रावधान पर अनुमति स्वयं लोकसभा देती है। ऐसा प्रस्ताव लोकसभा में पेश होते समय कम से कम 25 सदस्य इसके समर्थन में होने चाहिए। फिर संविधान के अनुच्छेद 96 में उपबंध है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन नहीं होगा, यानी तब वह पीठासीन नहीं होगा, चाहे अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर की तरह काम नहीं करेगा, वो चेयर नहीं करेगा। उस स्थिति में उसे दूसरे सदस्यों की भांति प्रथमतः मत देने का अधिकार तो होगा, लेकिन जैसे उसे सदस्य पहली बार वोट देते हैं ऐसे उसे भी पहली बार में वोट देने का अधिकार तो होगा, किंतु अगर मत कहीं पर बराबर हो गए तो उसे निर्णायक वोट देने का अधिकार नहीं होगा। स्पीकर की शक्तियां व कार्य, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय स्पीकर ही करता है। दूसरा, बदल बदल कानून के तहत सदस्यों को योग्य या अयोग्य ठहराता है, पर उसके निर्णय की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है स्पीकर के निर्णय का कि किस प्रकार उसने बदल बदल कानून के अंतर्गत सदस्यों की जो अर्हताएं हैं या उसकी योग्यता है उसको किस प्रकार से निरस्त किया। धन विधेयक पर विवाद होने पर राष्ट्रपति द्वारा बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर ही करता है। स्पीकर कोरम के अभाव में यह गंभीर व्यवस्था सदन को स्थगित कर सकता है। तो आपने देखा होगा कि जो स्पीकर है, कई बार अगर जब रकस क्रिएट हो जाता है संसद में, लोग बॉयकॉट करने लगते हैं या वहां पर थोड़ा सा चिल्लपो करने लगते हैं, तो स्पीकर जो सदन है उसकी कार्यवाही को स्थगित कर देता है। या कोरम नहीं है, 1/10 मेंबर तो चाहिए ही कोरम को पूरा करने के लिए, तो कोरम नहीं है तो फिर भी वो उसको सदन को स्थगित कर सकता है। लोकसभा के सदस्यों का त्यागपत्र स्पीकर ही स्वीकार या अस्वीकार करता है। स्पीकर ही लोकसभा की सभी संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। वह स्वयं भी कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति व सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष होता है। सभी संसदीय समितियों का अध्यक्ष का सर्वोच्च निर्णय होता है। सभी संसदीय समितियों पर अध्यक्ष का सर्वोच्च नियंत्रण है। संविधान के अनुसार उसे लोकसभा की बैठक स्थगित करने या गण पूर्ति न होने की दशा में बैठक निलंबित करने की भी शक्ति प्राप्त है। अध्यक्ष सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख है जो कि उसके नियंत्रण या निर्देशों के अंतर्गत कार्य करता है। तो सचिवालय जो होता है, सेक्रेटरिएट होता है लोकसभा या राज्यसभा में, तो चेयरमैन या स्पीकर अपने अपने सदन का वो राजनीतिक प्रमुख होता है, सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख होता है। अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति होती है, तो अध्यक्ष ही लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति करता है। सरकारी दल प्रमुख सचेतक, सरकारी दल प्रमुख सचेतक ये क्या है? संसदीय कार्य मंत्री लोकसभा में सरकारी दल प्रमुख सचेतक होता है। संसदीय कार्य मंत्री लोकसभा में सरकारी दल प्रमुख सचेतक होता है जो सदन के नेता के प्रति सीधे जिम्मेदार होता है। संसदीय व्यवसाय पर सरकार को सलाह देना और उसके विभागों को प्रभावित करने वाले संसदीय व्यवसाय के संबंध में मंत्रियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखना उसका कर्तव्य होता है। तो अभी तक जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं उनको देख लेते हैं। तो पहले जो अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर थे, ये 1952 से 56 के बीच में रहे और ये आईएनसी के थे बेसिकली। एम.ए. अयंगार ये 56 से 62 के बीच में रहे, ये भी आईएनसी के थे। सरदार हुकुम सिंह ये 62 से 67 के बीच में रहे, ये भी आईएनसी के थे। एन संजीव रेड्डी ये 67 से 69 के बीच में रहे। 69 में इनको चूंकि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था तो इस्तीफा दिया था, ये आईएनसी से ही थे ये। सरदार
गुरदयाल सिंह ढिल्लों ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे और 69 से 75 तक ये स्पीकर रहे थे। बलिराम भगत ये 76 से 77 तक रहे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्पीकर थे ये। फिर एन संजीव रेड्डी ये 77 से यानी मार्च 77 से जुलाई 77 तक रहे और ये भी जनता पार्टी के ही स्पीकर थे। तो संजीव रेड्डी एक ऐसे स्पीकर हैं जो कांग्रेस के भी स्पीकर थे, आईएनसी के तरफ से भी स्पीकर का काम किया है ये 67 से 69 तक, और जनता पार्टी जब सरकार बनी वहां भी ये स्पीकर बनाए गए थे, क्योंकि इन्होंने पाला बदल लिया था बेसिकली। फिर के एस हेगड़े ये 77 से 80 तक रहे जनता पार्टी के स्पीकर, क्योंकि नीलम संजीव रेड्डी को उस समय राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया और राष्ट्रपति बन गए, तो उन्होंने इस पद को छोड़ा, तो फिर के एस हेगड़े को बनाया गया, ये भी जनता पार्टी के स्पीकर थे। बलराम जाखड़ ये 80 से 89 तक स्पीकर रहे, आईएनसी के थे। रवि रे ये 89 से 91 तक रहे, जनता दल राष्ट्रीय मोर्चे की जो सरकार बनी थी थर्ड फ्रंट की, उसके ये स्पीकर थे। शिवराज पाटिल 91 से 96 तक आईएनसी के स्पीकर थे। पीए संगमा ये 96 से 98 तक आईएनसी के स्पीकर थे। फिर जीएमसी बाल योगी ये 98 से 2002 तक राजग इन तेलुगु देशम पार्टी के स्पीकर थे। फिर मतलब तेलुगु देशम पार्टी से इनका ये बिलोंग करते थे बेसिकली। फिर जो मनोहर जोशी हैं ये 2002 से 2004 तक स्पीकर रहे और ये शिवसेना के थे, शिवसेना से इनका संबंध था। सोमनाथ चटर्जी ये 2004 से 9 तक रहे, यूपीए के, और ये सीपीआई-एम के पार्टी से बिलोंग करते थे। मीरा कुमारी ही होगा, 2009 से 14 तक रही, यूपीए की थी और ये कांग्रेस पार्टी से इनका संबंध था। सुमित्रा महाजन ये 2014 से 19 तक स्पीकर रही और ये भाजपा पार्टी से इनका संबंध था, एनडीए की थी बेसिकली ये। और ओम बिरला अभी 2019 इनका कार्यकाल चल ही रहा है और ये भाजपा पार्टी से हैं और ये एनडीए के स्पीकर। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर व उपाध्यक्ष एम.ए. अयंगर थे। मीरा कुमारी पहली महिला थी जिन्होंने लोकसभा स्पीकर के पद को शोभित किया और दूसरी सुमित्रा महाजन जी थी। एन संजीव रेड्डी 2 बार लोकसभा के स्पीकर रहे, दूसरी बार स्पीकर पद पर त्याग कर वो राष्ट्रपति बने थे। मावलंकर, अयंगर, हुकुम सिंह व नीलम संजीव रेड्डी ऐसे स्पीकर रहे हैं जो पूर्व में संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके थे। पीए संगमा पहले स्पीकर जो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी कम्युनिटी से आते थे, जबकि सीएम बाल योगी एससी कम्युनिटी से आते थे। पद से हटने का प्रथम संकल्प मावलंकर के विरुद्ध आया था। पद से हटाने का प्रथम संकल्प मावलंकर के विरुद्ध आया था। मावलंकर अंतरिम संसद यानी 1947 से 52 तक के भी स्पीकर थे। वर्तमान स्पीकर ओम बिरला राजस्थान लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से इनका बिलोंग करते हैं। ये बिरला 2003 से 14 तक कोटा दक्षिण से विधायक रहे हैं। 2014 से 19 तक ये लोकसभा सदस्य रहे। जेबी मावलंकर अंतरिम संसद के अध्यक्ष थे, वे ही लोकसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर बने। वे लोकसभा के पहले अध्यक्ष भी थे। मावलंकर ही एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं जिन्हें हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया था, हालांकि यह प्रस्ताव असफल रहा। मावलंकर और सीएम जीएमसी बाल योगी लोकसभा के ऐसे 2 अध्यक्ष हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया था। मावलंकर और जीएमसी बाल योगी, ये बाल योगी एससी कमेटी से थे, याद रखिएगा। फिर के एस हेगड़े उच्चतम न्यायालय के एकमात्र न्यायाधीश हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, के एस हेगड़े। बलराम जाखड़ सर्वाधिक समय तक यानी 1980 से 89 तक लोकसभा के अध्यक्ष रहे। सरदार हुकुम सिंह एवं बलराम राजस्थान के ऐसे 2 राज्यपाल हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लोकसभा का उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो अध्यक्ष की भांति उपाध्यक्ष का चयन भी लोकसभा के सदस्य अपने ही आप से साधारण बहुमत से करते हैं। फिर उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख अध्यक्ष निर्धारित करता है, जबकि अध्यक्ष के चुनाव की तारीख राष्ट्रपति निर्धारित करता है, ये याद रखिएगा। अध्यक्ष अगर स्वयं पीठासीन है तो उपाध्यक्ष साधारण सदस्य है। अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो वह सदन की अध्यक्षता करता है, यहाँ तक कि वह अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संयुक्त बैठक की भी अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष की तरह उपाध्यक्ष नवीन लोकसभा की प्रथम बैठक से पूर्व तक अपने पद पर नहीं रहता, बल्कि अपने निर्वाचन से लोकसभा के विघटन तक ही रहता है। उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को संबोधित करता है, उसे स्पीकर वाली रीत से ही हटाया जाता है।
उपाध्यक्ष पीठासीन हो तो वह केवल कास्टिंग वोट ही दे सकता है, पर स्वयं को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह न पीठासीन होगा न कास्टिंग वोट देगा। लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते का निर्धारण संसद करती है, जो भारत के संचित निधि पर भारित होते हैं। 10वीं लोकसभा तक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अमूमन सत्ताधारी दल के होते थे, पर 11वीं लोकसभा, जो कि 1996 से 98 के बीच में रही, से अध्यक्ष सत्ताधारी घटक का, जबकि उपाध्यक्ष मुख्य विपक्षी दल का होता है। भारत में भारतीय शासन अधिनियम 1919 के तहत 1921 में प्रथम बार अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद की व्यवस्था की गई थी। इससे पूर्व गवर्नर जनरल ही पीठासीन होता था। 1921 में फ्रेडरिक व्हाइट को प्रथम अध्यक्ष और सचिदानंद सिन्हा को उपाध्यक्ष बनाया गया था, पहला। 1925 में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधान परिषद का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष चुना गया था। 1946 में गठित संविधान सभा ही अंतरिम संसद का कार्य करती थी। इस संसद के अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे और उपाध्यक्ष अनंत सयाराम अयंगर थे। जीवी मावलंकर 1956 तक स्पीकर रहे थे। जहां अध्यक्ष अगली लोकसभा के गठन के ठीक पहले तक अपने पद पर बना रहता है, वहीं इसके विपरीत उपाध्यक्ष अपने चयन से लेकर लोकसभा के विघटन तक ही अपने पद पर बना रहता है। तो अभी डिप्टी स्पीकर हैं लोकसभा के ओम बिरला, वो अभी भी स्पीकर के पद पर होंगे, क्योंकि उन्हें सचिवालय के बहुत सारे काम देखने पड़ते हैं। वो स्पीकर का पद कब छोड़ेंगे? जब प्रथम बैठक हो जाएगी लोकसभा की। सरकार चुनाव होने के बाद जब तक प्रथम बैठक नहीं होगी, तब तक वो अध्यक्ष बने रहेंगे। लेकिन जो डिप्टी स्पीकर होगा, लोकसभा के विघटन के तुरंत बाद या विघटन होते ही वो अपने पद से उनका काइंड ऑफ वो निष्कासित हो जाएंगे या उनको अपना त्याग पत्र देना पड़ेगा। एम ए अयंगर लोकसभा के पहले चयनित उपाध्यक्ष थे। एम ए अयंगर उपाध्यक्ष अध्यक्ष का अधीनस्थ नहीं, अपितु उसका स्वतंत्र स्थान होता है। उपाध्यक्ष का स्वतंत्र स्थान होता है, वो स्पीकर के सबऑर्डिनेट नहीं होता है और वह सीधे सदन के प्रति उत्तरदायी। सदन में वह अध्यक्ष की बाईं ओर प्रतिपक्ष वाली पहली पंक्ति में बैठता है। सचिवालय व महासचिव, अनुच्छेद 98 में यह उल्लेखित है कि दोनों सदनों के अलग अलग सचिव होंगे। महासचिव इन सचिवालयों का प्रमुख होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को इस पद पर नियुक्ति मिलती है। संबंधित सदन के अध्यक्ष इसकी नियुक्ति करते हैं तथा इसका दर्जा कैबिनेट सचिव के समकक्ष होता है तथा अपने सदन से संबंधित संपूर्ण रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखने का कार्य इसका होता है। संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप भी लोकसभा में महासचिव रह चुके हैं। लोकसभा का महासचिव एक प्रशासनिक अधिकारी होता है जो लोकसभा के प्रशासनिक स्टाफ का मुखिया होता है। महासचिव की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यह स्थायी पद होता है, लेकिन जो सचिवालय होता है उसका पॉलिटिकल हेड कौन होता है? स्पीकर होता है, ये याद रखिएगा। सदन में नेता, तो लोकसभा में प्रधानमंत्री सदन का नेता होता है, पर यह तभी होता है जब वह लोकसभा का सदस्य है। अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से है, जैसा कि मनमोहन सिंह जी थे, तो वह किसी अन्य मंत्री को जो लोकसभा से हो को सदन का नेता बना देता है। अगर प्रधानमंत्री राज्यसभा से है तो वह सदन का नेता होगा, अन्यथा उसके द्वारा मनोनीत कोई अन्य मंत्री जो राज्यसभा से हो वह सदन का नेता होगा। अमेरिका में सदन के नेता को बहुमत का नेता कहा जाता है। भारत में यानी लोकसभा में सदन के नेता के रूप में प्रथम जवाहरलाल नेहरू थे, प्रथम व्यक्ति, जबकि राज्यसभा में एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। अटल मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो राज्यसभा के सदन के नेता थे। उस अवधि में प्रणब मुखर्जी 2004 से 12 तक और सुशील कुमार शिंदे 12 से 14 तक लोकसभा में सदन के नेता रहे। इंदिरा गांधी जब 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ ले रही थी, उस समय वह राज्यसभा की सदस्य थी, न कि राज्यसभा की नेता। तो जब वो शपथ ले रही थी प्रधानमंत्री की पहली बार 1966 में, तो उस समय वह राज्यसभा की सदस्य थी, न कि राज्यसभा की नेता। MC छगला तब सदन के नेता थे। वर्तमान में लोकसभा में सदन के नेता नरेंद्र मोदी व राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल हैं। विपक्ष का नेता अथवा नेता विपक्ष यानी अपोजिशन लीडर, तो दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है या उस पार्टी का हो सकता है जिसे सदन की कुल संख्या की 1/10 या इससे ज्यादा सीटें प्राप्त हो। अगर 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों को 1/10 से ज्यादा सीटें प्राप्त हैं तो फिर उनमें से बड़ी पार्टी विपक्ष का नेता बनेगी, मतलब बड़ी पार्टी से विपक्ष का नेता आएगा। मान लो कांग्रेस के भी 60 विधायक हैं, 60 सांसद हैं और एक अन्य कोई पार्टी है, फॉर एग्जाम्पल ममता दीदी की या किसी की भी, दोनों के 60 हैं, तो अब या उनके भी फॉर एग्जाम्पल ममता दीदी की पार्टी के 55 है, लेकिन वो भी क्राइटेरिया मीट कर रही हैं और कांग्रेस भी क्राइटेरिया मीट कर रही है। तो अब इसमें
विपक्ष का नेता कौन बनेगा? तो कांग्रेस का बनेगा। क्यों? क्योंकि उसकी सीटें ज्यादा है। संसद में लोकसभा में विपक्षी दल के रूप में मान्यता के लिए उस दल के कम से कम 55 और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष के लिए 25 सदस्य होने आवश्यक है। तो अगर आपको लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद चाहिए तो आपके पास कम से कम 55 सीटें होनी चाहिए। इसी का परिणाम यह है कि कांग्रेस को पिछले 2 पंचवर्षीयों से विपक्ष का नेता नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि उसकी 55 सीटें आ ही नहीं रही हैं, तो विपक्ष का नेता कैसे बनेगा कांग्रेस से? और अगर राज्यसभा में प्रतिपक्ष नेता को आपको चाहिए तो आपके पास 25 सीटें होनी चाहिए। 10% का प्रावधान विधि के तहत न होकर लोकसभा अध्यक्ष के निर्देश संख्या 121 के अंतर्गत उल्लिखित है। फिर राज्यसभा में 18 दिसंबर 1969 को 39 सदस्यीय कांग्रेस संगठन अथवा ओ को विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता मिली और घनश्याम नंदन मिश्र को पहले नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा की मान्यता मिली थी। लोकसभा में पहली बार 17 दिसंबर 1969 से 27 दिसंबर 1970 तक कांग्रेस ओ को लोकसभा में विपक्षी दल की मान्यता मिली और राम सुभग सिंह पहले नेता प्रतिपक्ष लोकसभा बने। तो ये याद रखिएगा, जब कांग्रेस में 2 फाड़ हो गई थी उस समय की घटना है। तो राज्यसभा में 18 दिसंबर 1969 को 29 सदस्यीय कांग्रेस संगठन अथवा ओ को विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता मिली और घनश्याम नंदन मिश्र को पहले नेता प्रतिपक्ष बनाया गया राज्यसभा का, जबकि राम सुभग सिंह को पहले नेता प्रतिपक्ष बनाया गया लोकसभा का, और ये भी कांग्रेस ओ से आते थे। सबसे पहले पागे समिति ने अनुशंसा की कि मान्यता प्राप्त सबसे बड़े विपक्षी दल, चाहे वह नियमित दल हो अथवा विभिन्न दलों अथवा ग्रुपों से बना हुआ दल हो, के नेता को विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। तो सबसे पहले पागे समिति ने अनुशंसा की कि मान्यता प्राप्त सबसे बड़े विपक्षी दल, चाहे वह नियमित हो अथवा विभिन्न दलों अथवा ग्रुपों से मिलकर बना हो, के नेता को विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। 1977 में जब केंद्र में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी जनता पार्टी की तथा प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, तब विपक्ष का नेता का पद वैधानिक बना दिया गया। उसे कैबिनेट मंत्री के समान वेतन व भत्ते व प्रोटोकॉल दिया गया है। 1980 से 89 तक भी लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं था। 16वीं लोकसभा में भी विपक्ष का नेता नहीं था, क्योंकि कांग्रेस जो सबसे बड़ा विरोधी दल है उस समय उसकी 44 सीटें थीं, जबकि 55 सीटें होनी चाहिए थी। वर्तमान लोकसभा यानी 17वीं लोकसभा में भी लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है, क्योंकि किसी विरोधी दल के पास एक बड़े 10 सीट नहीं है, यानी 55 सीटें नहीं। वर्तमान में विपक्ष का नेता के पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान विपक्ष के नेता का पद अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी सहमति से ही लोकपाल, मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सूचना आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है। गठबंधन सरकारों के दौर में तो यह महत्वपूर्ण पद रहा है। विपक्ष के नेता को मान्यता अध्यक्ष या सभापति देता है। अगर 2 दलों को 10% से ज्यादा पद बराबर है ना, अगर 2 दलों को 10% से ज्यादा पर बराबर सीटें हैं तो अध्यक्ष या सभापति अपने स्वविवेक से निर्णय लेता है। अमेरिका में विपक्ष के नेता को अल्पसंख्यक नेता कहा जाता है, जबकि ब्रिटेन में छाया मंत्री यानी शैडो कैबिनेट के कारण आइवा जेनिंग ने इसे वैकल्पिक प्रधानमंत्री कहा है, यानी अल्टरनेटिव प्रधानमंत्री कहा है। सदन का नेता विपक्ष का नेता के पद का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं। सदन का नेता विपक्ष का नेता पद का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है। संसदीय नियमों व विधियों की देन है। राज्यसभा से मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं, जबकि लोकसभा में यह पद रिक्त है। सचेतक यानी व्हिप क्या होता है? तो यह पद ना तो संवैधानिक है ना ही संवैधिक है, बल्कि संसदीय परंपराओं पर आधारित है। व्हिप का तात्पर्य होता है हंटर या कोड़ा। सचेतक सदन में प्रत्येक राजनीतिक दल का होता है, यानी हर दल का एक व्हिप होता है, चाहे वह दल पक्ष में हो या विपक्ष में। तो बीजेपी का भी एक व्हिप होगा, कांग्रेस का भी एक व्हिप होगा, एसपी का भी यानी समाजवादी पार्टी का भी एक व्हिप होगा, यानी हर पार्टी का एक व्हिप होता है। आमतौर पर सत्ताधारी दल के सचेतक एक से ज्यादा होते हैं, अतः एक मुख्य सचेतक होता है, बाकी उप सचेतक होते हैं। प्रत्येक सदन में प्रत्येक दल के द्वारा एक मुख्य सचेतक या मुख्य व्हिप की नियुक्ति की जाती है। तो सचेतक का कार्य बेसिकली क्या होता है? अपने दल के सदस्यों की उपस्थिति, व्यवहार और मतदान को नियंत्रित करना। अगर कोई पार्टी सदस्य अपने व्हिप के आदेशों का उल्लंघन कर सदन में किसी मुद्दे पर स्टैंड लेता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है। व्हिप के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप सांसद की सदस्यता दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत समाप्त की जा सकती है, याद रखिएगा। सत्ता पक्ष के लिए संसदीय दल कार्य मंत्रालय के द्वारा व्हिप जारी किया जाता है, अर्थात संसदीय कार्य मंत्री सत्ताधारी दल का प्रमुख सचेतक होता है।
पार्लियामेंट्री अफेयर से रिलेटेड जो मंत्री होता है वही सत्ताधारी दल का चीफ व्हिप होता है। व्हिप की व्यवस्था लोकतंत्र की मान्यताओं के प्रतिकूल मानी जाती है क्योंकि इसमें सदस्य अपनी इच्छा से नहीं अपितु अपने दल की इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। व्हिप संसदीय शासन की विशेषता है, न कि अध्यक्षात्मक शासन की, ये भी याद रखिएगा। फिर संसद सदस्यों के विशेषाधिकार व उन्मुक्तियां अनुच्छेद 105 में दी गई हैं। तो संसद में या उसकी समिति में कहीं संसद में उसकी समिति में कही हुई किसी बात या दिए गए मत के आधार पर किसी भी न्यायालय की कार्यवाही से उनको छूट है। यानी आपने अगर संसद में कुछ कहा है या समिति में कुछ कहा है, कोई मेंबर एज ए मेंबर, तो उसकी बातों को उसकी कही हुई बातों को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट में जाके चैलेंज नहीं कर सकते हैं। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जा सकती है। तो न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जा सकती है। सभा के सत्र के दौरान तथा उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक दीवानी मामलों में सदस्यों की गिरफ्तारी यानी सिविल मैटर में सदस्यों की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। गिरफ्तारी से छूट, तो संसद के किसी सदन या उसकी किसी समिति का सदस्य है उसे अधिवेशन के दौरान या सदनों या समिति की संयुक्त बैठक के दौरान तथा अधिवेशन या बैठक के पूर्व या पश्चात 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आपराधिक मामलों में या निवारक निरोध के तहत उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। यानी अगर क्रिमिनल केसेस हैं तो वहां पर गिरफ्तारी हो सकती है, सिविल मामलों में नहीं हो सकती। 40 दिन पहले और 40 दिन बाद। जब संसद का अधिवेशन चल रहा हो तो सदन की अनुमति के बिना किसी सदस्य को सम्मन साक्ष्य के लिए बुलाना या है ना सम्मन नहीं दिया जा सकता है, सम्मन देकर बुलाया नहीं जा सकता है। ऐसे शर्मा बनाम श्री कृष्ण सिन्हाबाद 1958 में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संसद के विशेषाधिकारों और नागरिकों के मूल अधिकारों के बीच संघर्ष की दशा में संसदीय विशेषाधिकारों को अधिमान्यता या प्राथमिकता दी जाएगी। तो अगर फंडामेंटल राइट्स जो कि इंडिविजुअल से रिलेटेड हैं और जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं जो कि जो एमपी होते हैं या एमएलए होते हैं उनसे रिलेटेड है, में किसको वरीयता दी जाएगी? तो जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं उनको वरीयता दी जाएगी बनस्पत नागरिकों के मूल अधिकार पर। संसद की मानहानि कंटेम्प्ट ऑफ द पार्लियामेंट को विशेषाधिकार का हनन ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के नाम से जाना जाता है। तो दो प्रकार के काइंड ऑफ, एक तो इंडिविजुअल प्रिविलेज होता है और एक सामूहिक प्रिविलेज होता है। सामूहिक प्रिविलेज में देख लेते हैं क्या रहता है। सामूहिक प्रिविलेज होता है, इसमें सदन की चर्चा और कार्यवाहियों को प्रकाशित करने तथा अन्य व्यक्तियों को प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार सदन के पास है। यानी कि संसद की चर्चा व कार्यवाही को प्रकाशित सदन कर सकती है। दूसरी चीज, अन्य व्यक्तियों के यानी प्रेस वगैरह को संसद की कार्यवाही को न छापने के लिए मना भी किया जा सकता है। ठीक है ना। किसी अवांछित व्यक्ति को सदन के बाहर करने का अधिकार, यानी कोई ऐसा व्यक्ति है जो सदन में घुस गया है तो उसको बाहर करने का अधिकार भी सदन के पास होगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। प्रथम राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। लोकसभा की प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वसुदेव मावलंकर को बनाया गया था। लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष एम.ए. अयंगर को बनाया गया था। राज्यसभा का प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बनाया गया था और राज्यसभा का प्रथम उपसभापति एस.बी. कृष्णमूर्ति राव को बनाया गया था। तो ये याद रखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो नेक्स्ट है संसद का सत्र, सत्रावसान एवं विघटन। तो संसद का सत्र बुलाना या आहूत करना, यह अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति संसद को दोनों सदनों के सत्र आहूत करते हैं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सत्रों को आहूत करते हैं, अर्थात सदस्यों को सदन में उपस्थित होने का आदेश देते हैं। संसद के दोनों सत्रों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, यानी संसद कम से कम साल में 2 बार मिले। राष्ट्रपति द्वारा कभी कभी विशेष बैठकें भी बुलाई जा सकती हैं। 2 सत्रों के मध्य की अवधि अवकाश कहलाती है। सामान्यतः संसद के दोनों सदनों में एक वर्ष में 3 सत्र हो सकते हैं या होते हैं। बजट सेशन ये 1 फरवरी से शुरू होकर 7 मई तक चलता है। मानसून सेशन ये 15 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक चलता है और शीतकालीन सत्र ये 5 नवंबर या दिवाली के पश्चात चौथा दिन जो भी बाद में हो फिर 22 दिसंबर तक चलता है। बजट सेशन या बजट सत्र फरवरी से मई तक रहता है। ये सबसे लंबा एवं सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है। संवैधानिक उपबंध अनुच्छेद 85(1) को क्रियान्वित करते हुए राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को अधिवेशन के लिए आहूत करने के लिए पृथक पृथक आदेश जारी कर सकता है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ अथवा एक ही तारीख को आहूत किया जाए उनका सत्रावसान किया, यानी अलग अलग समय पर अलग अलग सत्र बुलाए भी जा सकते हैं और उनको स्थगित भी किया जा सकता है राज्यसभा और लोकसभा के संदर्भ में।
1962 में दोनों सभाएं समानतः एक साथ आरंभ होती थी 1962 से। यद्यपि 28 फरवरी 1977 को पहली बार ऐसा हुआ कि जब लोकसभा विघटित थी और निर्वाचनीय प्रक्रिया चल रही थी, ऐसी स्थिति में तमिलनाडु और नागालैंड में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने के लिए सदन का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए राज्यसभा समवेत हुई थी। फिर संविधान के अनुच्छेद 77 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 1961 में बनाए गए भारत सरकार कार्य का आवंटन नियमों के अधीन संसद के दोनों सदनों को आहूत और सत्रावसान करने की तारीख को नियत करना उन कृत्यों में से एक है जो संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपे गए। फिर प्रोपोगेशन ऑफ द हाउस यानी सभा का सत्रावसान। तो अनुच्छेद 85(2) के अधीन राष्ट्रपति के सत्रावसान आदेश यानी प्रोगेशन ऑर्डर द्वारा संसद के किसी सदन के किसी सत्र की समाप्ति को सत्रावसान कहा जाता है। सत्रावसान का अर्थ है सत्र की समाप्ति। संसद की समाप्ति नहीं। तो उसका सेशन समाप्त होगा, संसद नहीं समाप्त होगा। ये तो बहुत कॉमन सेंस है। राष्ट्रपति किसी भी सदन का सत्रावसान करने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल से विचार विमर्श करता है। लोकसभा राज्यसभा का सत्रावसान किसी भी समय किया जा सकता है, भले ही सभा की बैठक चल रही हो। राष्ट्रपति का सत्रावसान आदेश तत्काल प्रभावी होता है और अभी तक कभी भी यह पूर्वेक्षित अथवा बहुलक्षी प्रभाव से लागू नहीं हुआ। लोकसभा या राज्यसभा के सत्रावसान और नए सत्र के रूप में उसके पुनः सम्मिलित होने के बीच की अवधि को अंतः सत्रावधि यानी इंटर सेशन या सत्रावकाश अथवा विश्रांति काल रिसेस कहा जाता है, जबकि किसी सदन के स्थगन और उसकी बैठकों के पुनः आरंभ होने के बीच की अवधि को सामान्यतः स्थगन एडजर्नमेंट कहा जाता है। यानी कि अगर एक सेशन और 2 सेशन के बीच की जो गैप होता है उसको क्या कहा जाता है? सत्रावधि इंटर सेशन या सत्रावकाश अथवा विश्रांत काल यानी रिसेस कहा जाता है। जबकि एक और प्रोविजन है इसमें, किसी सदन के स्थगन और उसकी बैठक के पुनः आरंभ होने के बीच की अवधि को सामान्यतः एडजर्नमेंट कहा जाता है। तो फॉर एग्जांपल अब जैसे मान लो आज सदन बैठा, ठीक है ना, तो आज अब कल कार्यवाही होनी है या कल छुट्टी है, अगले दिन कार्यवाही होगी सोमवार को, तो इस बीच के जो टाइम होगा उसके एडजर्नमेंट कहा जाता है। सत्रावसान के बाद सदन के पटल पर लंबित सभी संकल्प और प्रस्ताव समाप्त हो जाते हैं, पर विधेयक समाप्त नहीं होते। तो अगर सेशन एंड हो गया है, सदन के पटल पर लंबित सभी संकल्प और प्रस्ताव समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कोई विधेयक है, कोई बिल है, वो समाप्त नहीं होगा। स्थगन यानी एडजर्नमेंट। स्थगन का आशय है अस्थायी रूप से संसद का कामकाज बंद होना। स्थगन चाहे निश्चित काल के लिए हो या अनिश्चित काल के लिए या सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा ही किया जाता है। अनिश्चित काल के लिए स्थगन एडजर्नमेंट साइन डाई किए जाने का अर्थ है सभा की बैठक के लिए कोई तारीख निर्धारित किए बिना ही सभा की बैठक को समाप्त कर देना। सामान्यतः किसी भी सभा के अनिश्चित काल तक के लिए स्थगन होने के बाद राष्ट्रपति उसका सत्रावसान करता है। यानी अगर लास्ट बैठक हो गई और एडजर्नमेंट कर दिया गया, ये नहीं बोला गया कि अब आगे हम लोग बैठेंगे, तो इसके बाद सामान्यतः राष्ट्रपति सेशन ही एंड कर देता है। किसी भी सदन का पीठासीन गणपूर्ति के अभाव में संबंधित सदन को स्थगित एडजर्न या अधिवेशन को निलंबित सस्पेंड कर सकता है, जबकि लोकसभा राज्यसभा को स्थगित या निलंबित करने का अधिकार अध्यक्ष या सभापति का है। जब सदन की अगली बैठक की तारीख निर्धारित न हो जब सदन की अगली बैठक की तारीख निर्धारित न हो तो उसे अनिश्चित काल का स्थगन कहा जाता है, यानी एडजर्नमेंट साइन डाई। ये एक टेक्निकल वर्ड है। सभा की बैठकें सिटिंग। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक नियत करने का अधिकार संबंधित सदन के सभापति या अध्यक्ष को है और इसके लिए सरकार की सहमति लेना ना तो आवश्यक है, ना ही सहमति ली जाती है। यद्यपि सभापति या अध्यक्ष सदन की आम इच्छा या सदन द्वारा यथा स्वीकृत कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के अनुसार कार्य करता है। लोकसभा का विघटन एंड डिसोल्यूशन ये आर्टिकल 85(2)(b) में दिया गया है। तो विघटन केवल लोकसभा का ही हो सकता है, क्योंकि राज्यसभा तो स्थायी सदन है। लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। विघटन से लोकसभा के उस कार्यकाल का अंत हो जाता है तथा नई लोकसभा का चुनाव करवाना पड़ता है। लोकसभा 2 प्रकार से विघटित होती है। 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर स्वयं या राष्ट्रपति इससे पूर्व भी ऐसा कर सकता है। अनुच्छेद 85(2)(b) के अधीन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, अनुच्छेद 83(2) के अधीन लोकसभा की पहली बैठक के लिए
नियत तारीख को 5 वर्ष के बाद पूरी हो जाने पर लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति को सभा का विघटन कहा जाता है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं हो सकता। विघटन से वे व्यक्ति जनता के प्रतिनिधि नहीं रहते हैं जिनसे लोकसभा का गठन हुआ। एक बार लोकसभा का विघटन हो जाने के बाद साधारण निर्वाचन के पश्चात ही लोकसभा पुनः सम्मिलित हो पाती है। राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। लोकसभा के विघटन पर विचाराधीन प्रस्ताव, संकल्प, याचिका आज समाप्त हो जाते हैं। तो अगर लोकसभा ही समाप्त हो गई, प्रस्ताव, संकल्प या याचिका जो सदन के पटल पर हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे। संसद में लंबित या विचाराधीन विधेयकों पर निम्नलिखित स्थिति रहती है। तो समाप्त होने वाले विधेयक, जो विधेयक लोकसभा में विचाराधीन है, चाहे वह लोकसभा में प्रथमतः रखा गया हो या राज्यसभा से पारित हो गया हो, होकर आया हो, समाप्त हो जाते हैं। तो कोई भी विधेयक, कोई भी बिल अगर वो लोकसभा में विचाराधीन है, चाहे वो लोकसभा में ही उठा हो या राज्यसभा से पास होकर आया हो, अगर लोकसभा एंड हो गई तो वो भी वहां से एंड हो जाएगा। पहला कंडीशन। लोकसभा से पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक समाप्त हो जाता है। अब लोकसभा से कोई विधेयक अगर पारित करके राज्यसभा में विचाराधीन है, वो भी अगर लोकसभा खत्म हो गई तो खत्म हो जाएगा। समाप्त नहीं होने वाले विधेयक कौन कौन से हैं? तो ऐसा साधारण विधेयक जो दोनों सदनों की असहमति के कारण पारित नहीं हुआ हो तथा राष्ट्रपति ने लोकसभा के विघटन से पूर्व संयुक्त बैठक बुलाई हो, समाप्त नहीं होगा। तो अगर ज्वाइंट सेशन बुला लिया गया है किसी के लिए, किसी भी विधेयक के लिए, ज्वाइंट सेशन क्यों ही बुलाया जाएगा? तब बुलाया जाएगा ना जब दोनों जो सदन है आपस में सहमत नहीं है, तो वो विधेयक एंड नहीं माना जाएगा अगर लोकसभा एंड हो जाती है। फिर राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक जो प्रथमतः यहीं आया हो और यहीं है, लोकसभा में नहीं पहुंचा है, समाप्त नहीं होगा। तो अगर कोई विधेयक राज्यसभा में ही पेश किया गया है, यहीं आया था और यहीं है, लोकसभा में अब तक नहीं पहुंचा है, तो वो भी एंड नहीं होगा। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए विचाराधीन हो, वह भी समाप्त नहीं होगा। तो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, अब राष्ट्रपति केवल उसको अपना स्वीकृति देने के लिए बस देरी है, तो वो भी समाप्त नहीं होगा। ऐसा विधेयक जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो और राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए लौटा दिया हो, वो भी समाप्त नहीं होगा। तो दोनों सदनों द्वारा कोई बिल पास कर दिया गया हो, राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने कहा नहीं इस पर पुनर्विचार करो, तो वो भी विधेयक समाप्त नहीं होगा। अधिवेशन तथा मंत्री व महान न्यायवादी, तो अटॉर्नी जनरल, संसद के सदनों की प्रतिदिन होने वाली बैठक अधिवेशन कहलाती है। तो संसद के सदनों की प्रतिदिन होने वाली बैठक क्या कहलाती है? अधिवेशन। बैठक में सदन के सदस्य ही भाग लेते हैं, पर मंत्रियों व महान्यायवादी को कुछ अतिरिक्त अधिकार प्राप्त है। कैसे? मंत्री चाहे किसी भी सदन का सदस्य हो, वह दोनों सदनों की बैठकों में जा सकता है। चाहे लोकसभा का हो तो राज्यसभा में जा सकता है, राज्यसभा का मंत्री हो तो लोकसभा में आ सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, पर मतदान केवल उसी सदन में करेगा जिसका वह सदस्य है। पर संसदीय सचिव ऐसा नहीं कर सकता। संसदीय सचिव ऐसा नहीं कर सकता, मतदान तो कर ही नहीं सकता ना, उपस्थित भले रह जाए। अगर मंत्री किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह भी ऐसा कर सकता है, पर मतदान दोनों सदन में नहीं करेगा। तो मान लो कभी कभी क्या होता है कि मंत्री बना दिए जाते हैं, लेकिन आपको 6 महीने की विंडो रहती है कि 6 महीने तक आप किसी भी सदन की सदस्यता ले लें और आप मंत्री बने रहें। तो मान लो 6 महीने के पहले वो उसको सदस्य नहीं बनाया गया किसी भी राज्यसभा, किसी भी सदन का, फिर भी वो दोनों सदनों की बैठकों में वहाँ जो चर्चा होती है, कार्यवाही होती है, बोल सकता है, लेकिन मतदान वो दोनों में नहीं करे, क्योंकि मेंबर ही नहीं है तो मतदान कोई बात ही नहीं उठती है। अटॉर्नी जनरल दोनों सदनों की बैठकों, संयुक्त बैठक और संसदीय समितियों की बैठक में जा सकता है, बोल सकता है, पर मतदान नहीं करेगा, क्योंकि मेंबर नहीं है तो मतदान कैसे क्यों करेगा। महान्यायवादी ऐसा व्यक्ति है जो सदन का सदस्य नहीं होता है, फिर भी उसकी बैठकों में भाग लेता है। लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों में तुलना। लोकसभा और राज्यसभा में समानता किन चीजों में पाई जाती है? तो साधारण विधेयक व संविधान संशोधन विधेयक की प्रस्तुति या उसको पारित करने में राज्यसभा इक्वल टू लोकसभा। राष्ट्रपति का निर्वाचन व महाभियोग में भी राज्यसभा इक्वल टू लोकसभा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दोनों सदन कर सकते हैं, पर उसको हटाने की पहल राज्यसभा करती है। राज्यसभा विशेष बहुमत से संकल्प पारित करती है, फिर लोकसभा साधारण बहुमत से। तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस आ गया, यानी कि निर्वाचन तो दोनों सदन करती हैं राष्ट्रपति का, लेकिन अगर उसको उस पर महाभियोग लगाना है या उसको हटाना है तो उसका बिल कहाँ पेश होगा या उसका प्रस्ताव कहाँ पेश होगा? राज्यसभा में ही पेश होगा, क्योंकि वो सभापति राज्यसभा का है, तो लोकसभा में क्यों ही बिल पास होगा। और राज्यसभा में विशेष बहुमत चाहिए होता है, लेकिन लोकसभा केवल अपनी सहमति दे दे साधारण बहुमत से तो भी मान्य है। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, सीएजी को हटाने की सिफारिश में भी राज्यसभा इक्वल टू लोकसभा।
राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को स्वीकृत करने में लोकसभा इक्वल टू राज्यसभा। राष्ट्रपति द्वारा घोषित तीनों प्रकार के आपातकालों को स्वीकृत करने में भी राज्यसभा इक्वल टू लोकसभा। प्रधानमंत्री व मंत्री किसी भी सदन के हो सकते हैं, तो ये बात भी। लोकसभा की विशेष शक्ति क्या है? तो स्थगन प्रस्ताव एडजर्नमेंट मोशन, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव कॉन्फिडेंस मोशन और निंदा प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं, ये याद रखिए। एडजर्नमेंट मोशन यानी स्थगन प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन या सेंसर मोशन इसे कहा जाता है, निंदा प्रस्ताव लोकसभा में ही लाए जा सकते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है। अनुदान की मांगों पर मतदान सिर्फ लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में आते हैं, अर्थात मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व सिर्फ लोकसभा के प्रति होता है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 समाप्त करने का संकल्प लोकसभा ही पारित करती है। राज्यसभा की कार्यपालिका शक्ति, कार्यपालिका क्षेत्र में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा की अपेक्षा बहुत कम है। कार्यपालिका क्षेत्र में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा की अपेक्षा में बहुत कम है। राज्यसभा को मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखने की शक्ति प्राप्त नहीं है, पर मंत्रियों से उनके विभाग के संबंध में प्रश्न किए जा सकते हैं। राज्यसभा के सदस्य स्थगन या काम रोको प्रस्ताव के अलावा अन्य कई प्रस्तावों के माध्यम से मंत्रियों के कार्यों की आलोचना कर सकते हैं। राज्यसभा की विशेष शक्तियां तो अनुच्छेद 249 में है कि बेसिकली 249 में क्या दिया गया कि जो राज्यसभा है वो 2/3 बहुमत से संसद को अधिकार दे सकती है कि वो राज्य सूची में जो विषय हैं उन पर भी कानून बना दे, ये दिया गया है 249 में। और 312 में भी ये दिया गया है कि काइंड ऑफ अगर राज्यसभा चाहे तो फिर से 2/3 बहुमत के साथ संसद को अधिकार दे दे कि वो जो राष्ट्रीय सेवाएं हैं या ऑल इंडिया सर्विसेज हैं उनको क्रिएट कर सकती है। और उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प ये भी राज्यसभा में ही पारित हो सकता है। अब संसद की कार्यवाही के साधन कौन कौन से हैं? तो पहला है प्रश्नकाल। संसद का पहला घंटा यानी 11 से 12 बजे का प्रश्नकाल का होता है। इसमें सांसद मंत्रियों के प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न 3 प्रकार के हो सकते हैं। स्टार्ड क्वेश्चन यानी तारांकित प्रश्न, इनका उत्तर मौखिक दिया जाता है तथा इनके पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न 15 दिन के नोटिस पर पूछे जाते हैं। तो जो स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें पूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं और इनका उत्तर मौखिक दिया जाता है। अनस्टार्ड क्वेश्चन ये अतारांकित प्रश्न होते हैं, इनका उत्तर लिखित में दिया जाता है और इनमें पूरक प्रश्न नहीं पूछा जाता है, क्योंकि अब लिखित में है तो बार बार क्या ही कोई लिख लिख के भेजेगा। अल्प सूचना यानी शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, तो महत्वपूर्ण सार्वजनिक महत्व वाले प्रश्न जिन्हें कम से कम 10 दिन की नोटिस के बाद पूछा जाता है, इनका उत्तर भी मौखिक होता है और इसमें प्रश्न पूरक प्रश्न है पूछे जा सकते हैं। तारांकित प्रश्न लोकसभा में एक दिन में किसी सदस्य द्वारा मात्र एक और कुल मिलाकर एक दिन के प्रश्नकाल में अधिकतम 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जबकि अतारांकित प्रश्न अनस्टार्ड या लिखित प्रश्न एक दिन में अधिकतम 203 पूछे जा सकते हैं और किसी सदस्य द्वारा जिसने तारांकित प्रश्न भी पूछा है जो अधिकतम 4 प्रश्न और तारांकित प्रश्न नहीं पूछा है तो अधिकतम 5 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राज्यसभा में भी एक दिन में अधिकतम तारांकित प्रश्नों की सीमा 175 प्रश्न प्रतिदिन को छोड़कर शेष वही प्रावधान है जो लोकसभा में है। अब शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद 12 से 1 बजे के बीच होता है। शून्यकाल भारतीय संसद परंपरा की विशिष्ट देन है, यानी ये कहीं अन्यत्र नहीं है। यह 1962 से जारी है। इसमें प्रश्नकाल के विपरीत बिना पूर्व सूचना के मामला उठ सकता है। ऐसे प्रश्न अत्यधिक महत्वपूर्ण विषयों पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पूछे जाते हैं। शून्यकाल में उठाए गए प्रश्नों पर मंत्री तुरंत उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं होता है। यद्यपि नियमों में न तो शून्यकाल शब्द का उल्लेख है और न ही उसकी प्रक्रिया का। यही कारण है कि शून्यकाल के लिए यह कहा जा सकता है कि भारतीय संसद की कार्य सूची की स्थायी विशेषता तो बन गई, किंतु ऐसा होने पर तो उसे कोई मान्यता नहीं मिली। प्रोफेसर एन जी रंगा के शब्दों में शून्यकाल का आरंभ होना एक अत्यंत विलक्षण एवं उत्तेजक घटना। अल्पकालिक चर्चा यानी शॉर्ट नोटिस डिस्कशन, तो यह भी भारतीय परंपरा की देन है। इसमें पीटर सिंह की अनुमति से सप्ताह में 2 दिन समांतर 2 घंटे के लिए सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा होती है। आधे घंटे की बहस तो हाफ एन आवर डिस्कशन, पर्याप्त लोक महत्व के विषय पर समानता सप्ताह में 3 दिन पीटर सिंह की अनुमति से चर्चा हो सकती है। अच्छा, प्रस्ताव या मोशन क्या होता है? तो इसके द्वारा सदन के सदस्य अपने विचार या इच्छाओं को प्रकट करते हैं, अर्थात विभिन्न मुद्दों पर सदन अपना निर्णय किसी मंत्री या साधारण सदस्य द्वारा लाए गए प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करके देता है। ये कई प्रकार के होते हैं। ओरिजिनल मोशन होता है। यह एक पूर्ण
वह स्वयं में स्वतंत्र प्रस्ताव है तथा इसके द्वारा सदन अपना मत व्यक्त करता है। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना हो, राष्ट्रपति के संयुक्त अधिवेशन में संबोधन के बाद आया धन्यवाद प्रस्ताव आदि मूल या महत्वपूर्ण प्रस्ताव होते हैं। स्थापनापन यानी सब्स्टिट्यूट मोशन, तो यह मूल प्रस्ताव के स्थान पर लाया जाता है, इसके स्थान पर लाया जाता है, यानी सदन इसे स्वीकार कर ले तो मूल प्रस्ताव स्थगित हो जाता है। अगर सदन इसे स्वीकार कर लेगा तो मूल प्रस्ताव स्थगित हो जाएगा। पूरक प्रस्ताव या सहायक प्रस्ताव, ये साधारणतः मूल प्रस्ताव पर निर्भर होते हैं, इनका स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है। उदाहरण के लिए एक विधेयक में संशोधन के लिए आया संशोधन प्रस्ताव पूरक प्रस्ताव कहलाएगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो संविधान के आर्टिकल 75(3) के अनुसार लोकसभा मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव पास कर कभी भी हटा सकती है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। ऐसे प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों की सहमति आवश्यक है। ये केवल लोकसभा में ही आता है। एक सत्र में केवल एक ही बार ये लाया जा सकता है, अर्थात एक बार आने के बाद 6 महीने के बाद ही ये अविश्वास प्रस्ताव पत्र लाया जा सकता है। स्थगन, ध्यानाकर्षण या निंदा प्रस्ताव के उलट इसका विरोध का कारण बताना आवश्यक नहीं है कि क्यों लाया जा रहा है, इसका कारण बताना आवश्यक नहीं। लेकिन स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण, अटेंशन मोशन या की जो सेंसर मोशन है, इसको लाने के लिए आपको कारण बताना पड़ता है, लेकिन इसके लिए कारण नहीं बताना पड़ता। पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में जेबी कृपलानी द्वारा लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध। अविश्वास प्रस्ताव, इसका उल्लेख लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के 198A में है, 198(1) में है। विश्वास प्रस्ताव, तो विशिष्ट नियम के अभाव में विश्वास प्रस्ताव को नियम 184 के अधीन निर्दिष्ट प्रस्ताव जो लोकहित के मामलों पर चर्चा करवाने के लिए है। फिर विश्वास प्रस्ताव यानी मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, तो यह विरोधी दल नहीं बल्कि सरकार द्वारा लाया जाता है। इसका संसदीय प्रावधानों में उल्लेख नहीं है, लेकिन ये लाया किसके द्वारा जाता है? सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा, यानी सरकार के द्वारा। सर्वप्रथम 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने विश्वास मत प्राप्त करने या बहुमत साबित करने का निर्देश दिया, पर चरण सिंह ने विश्वास मत प्राप्त करने की बजाय इस्तीफा दे दी, क्योंकि उनको पता था कि विश्वास नहीं है, तो इस्तीफा देना ज़्यादा सही है। इसके बाद नरसिम्हा राव को ऐसे निर्देश मिले और उन्होंने विश्वास मत हासिल कर लिया, पर बीपी सिंह 1990, एच देवेगौड़ा 1997, अटल बिहारी वाजपेयी 1999 विश्वास मत में पराजित हो गए, और अटल जी तो एक वोट से पराजित हो गए थे। निंदा प्रस्ताव एंड सेंसर मोशन, तो अविश्वास प्रस्ताव की तरह यह भी केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। यह भी विपक्ष द्वारा लाया जाता है। इसमें किसी मंत्री या मंत्रियों की आलोचना की जाती है। तो अविश्वास प्रस्ताव या निंदा प्रस्ताव में क्या अंतर है उसको देख लेते हैं। तो लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है, लेकिन इसका कारण बताना आवश्यक है। निंदा प्रस्ताव आप ला रहे हो तो उसका कारण बताओ। यह पूरे मंत्रिमंडल के विरुद्ध लाया जाता है, जबकि यह किसी एक मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है, न कि पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ। तो किसी एक मंत्री समूह या एक मंत्री के खिलाफ ही लाया जाता है, पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ नहीं लाया जाता निंदा प्रस्ताव। यह मंत्रिपरिषद के विश्वास निर्धारण के लिए लाया जाता है, कि मंत्रियों की नीतियों और कार्यों की निंदा करने के लिए लाया जाता है। फिर अगर अविश्वास प्रस्ताव अगर यह पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र नहीं देना होता है, लेकिन एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह लग जाता है मंत्रिपरिषद की कार्यकारिणी में। लोकसभा की अनुमति से आता है ये, और अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है इसमें। फिर ये अटेंशन मोशन, ये अटेंशन सीकिंग मोशन, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, यह भी संसदीय प्रक्रिया में विशिष्ट भारतीय देन है, शून्यकाल की तरह। यह 1954 से प्रचलित है। इसमें पीठासीन की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान अविलंबनीय सार्वजनिक महत्व के विषय पर आकृष्ट किया जाता है। काम रोको प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव, एडजर्नमेंट मोशन, सदन की चलती हुई कार्यवाही को रोककर किसी अविलंबनीय राष्ट्रीय महत्व के विषय पर चर्चा के लिए लाया गया प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव कहलाता है। यह प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। इसे पेश करने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। जब यह प्रस्ताव लाया जाता है तो संसद की सामान्य कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। फिर इस पर कम से कम 2.5 घंटे से कम चर्चा नहीं होती है। इसमें एक ही निश्चित विषय या मुद्दा होता है और भी सार्वजनिक महत्व या अति महत्व विषय होते हैं, और एक ही मुद्दा होगा और वह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। फॉर एग्जाम्पल, भारत ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया तो ये उसी पर डिस्कस करेगा, उसके अलावा कोई मुद्दा नहीं होगा। विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव यानी प्रिविलेजेस, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन, तो यह तब लाया जाता है जब कोई मंत्री गलत सूचना देकर या अन्य तरीकों से या साधारण
नागरिक सदन की गरिमा को ठेस पहुंचा रहा हो। फिर कटौती प्रस्ताव, कट मोशन, यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि ये मनी बिल से रिलेटेड है, तो ये केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। इस प्रस्ताव का प्रयोग विषय द्वारा अनुदान की मांगों में कटौती के लिए किया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव, तो मितव्ययिता कट मोशन, मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव, इसे इकोनॉमिक कट मोशन भी कहा जाता है। इसमें अनुदान की मांग में एक निश्चित राशि की कटौती का प्रस्ताव किया जाता है। फिर टोकन कट मोशन या संकेतिक कटौती प्रस्ताव, इसमें विपक्ष द्वारा किसी नीति की आलोचना के लिए संकेत के रूप में उसके अनुदान की मांग में 100 रुपए की कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है। नीति संबंधी कटौती प्रस्ताव यानी पॉलिसी रिलेटेड कट मोशन, यह प्रस्ताव किसी विशेष नीति को अस्वीकृति देने के लिए लाया जाता है। अब रेजोल्यूशन क्या होते हैं उसको देख लेते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो संकल्प विधायी निकाय की राय, इच्छा अथवा कार्य की औपचारिक अभिव्यक्ति है। प्रत्येक प्रश्न जब उस पर सहमति हो जाए वह सभा का आदेश या संकल्प बन जाता है। प्रत्येक प्रश्न जब उस पर सहमति हो जाए तो वह सभा का आदेश या सभा का संकल्प बन जाता है। संकल्प 3 प्रकार के होते हैं। गैर सरकारी सदस्यों के संकल्प यानी प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन, सरकारी संकल्प यानी गवर्नमेंट्स रेजोल्यूशन, और संविधिक संकल्प यानी स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन। ऐसे संकल्पों को जिन्हें संविधान या संसद के किसी अधिनियम के उपबंध के अनुसरण में सभा पटल पर रखा जाता है उन्हें संविधिक संकल्प कहा जाता है। संविधान के अंतर्गत संसद में विभिन्न प्रयोजनार्थ संकल्प पेश किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग ये आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाए जाने के लिए आर्टिकल 67 के तहत, राज्यसभा के उपसभापति का पद से हटाए जाने के लिए आर्टिकल 90 के तहत, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए 94 के तहत, आर्टिकल 94 के तहत, राष्ट्रपति द्वारा प्रतिस्थापित अध्यादेशों का निर्मोदन के लिए आर्टिकल 123 के तहत, फिर संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में विधान बनाना हो तो आर्टिकल 249 के तहत, आपात स्थिति की घोषणा तथा किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर या वित्तीय आपात पर जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन अनुच्छेद 352, 56 व 60 के तहत किया जाता है। संसदीय कार्य प्रक्रिया, लोकसभा के कुछ नियम है। तो नियम 193, इसके अंतर्गत लोकसभा में चर्चा परंतु मतदान नहीं होता है। तो अगर नियम 193 के तहत चर्चा होती है तो उसमें केवल चर्चा होगी, मतदान नहीं होगा। अगर नियम 184 को इन्वोक किया जाता है तो इसके अंतर्गत लोकसभा में चर्चा के साथ साथ मतदान भी होगा। फिर नियम अगर 377 के तहत कोई बात की जाती है, जो मामले व्यवस्था के अधीन नहीं होते हैं या प्रश्न अल्प सूचना प्रश्नों, प्रस्तावों इत्यादि से संबंधित नियमों के अधीन नहीं उठाए जा सकते हैं। फिर लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम 20 प्रश्न उठाए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट संसद में विधायी प्रक्रिया। संसद का मुख्य कार्य विधियों का निर्माण करना है। दोनों सदनों में प्रत्येक विधेयक के चरण समान होते हैं। संसद में पेश होने वाले विधेयक 2 तरह के होते हैं। एक तो सरकारी विधेयक होता है, दूसरा गैर सरकारी विधेयक होता है। सरकारी व गैर सरकारी विधेयक में अंतर क्या होता है? सरकारी विधेयक बेसिकली मंत्री द्वारा पेश किया जाता है, जबकि जो गैर सरकारी विधेयक होता है इसे संसद में मंत्री के अलावा किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। सरकारी विधेयक होता है आमतौर पर सरकार यानी सत्तारूढ़ दल की नीतियों को प्रदर्शित करता है। जो गैर सरकारी विधेयक होता है यह सार्वजनिक मामलों पर आमतौर पर विपक्षी दल के मंतव्य को प्रकट करता है। सरकारी दल लोकसभा में इसके पारित न होने पर सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। लेकिन गैर सरकारी जो बिल है इसकी अस्वीकृति पर सरकार का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि इसका ना पास होना ही सरकार के लिए एक उपलब्धि है। इसे पेश करने से पूर्व 7 दिन का नोटिस होना चाहिए। इसे 1 महीने पहले का नोटिस दिया जाना चाहिए इसको पेश करने के लिए। तो ये सब अंतर है। किराए की कोख विधेयक 2014 को लोकसभा में बीजू जनता दल के सांसद भर्तृहरि महताब द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो बाद में अधिनियम बना। हालांकि ये प्राइवेट मेंबर बिल था लेकिन अधिनियम बन गया क्योंकि कहीं न कहीं सरकार इसके पक्ष में आ गई थी। अब प्रक्रिया के आधार पर विधेयक 4 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण विधेयक। तो वित्तीय विषयों के अलावा अन्य विधेयक साधारण विधेयक होते हैं। अगर कोई भी फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर नहीं है उसके अलावा जितने भर विधेयक हैं वो साधारण विधेयक कहलाते हैं। मनी बिल
वित्तीय विषयों फॉर एग्जाम्पल करारोपण या लोक व्यय आज से संबंधित विधेयक मनी बिल कहलाता है। फिर जो वित्तीय बिल होता है ये तो धन विधेयक हो गया। वित्तीय बिल तो धन से इतर विषयों से संबंधित जो विधेयक होते हैं, धन से इतर। संविधान संशोधन विधेयक, संविधान में चारों प्रकार के विधेयकों के संबंध में अलग अलग प्रक्रिया दी गई है। तो अगर साधारण विधेयक है, ऑर्डिनरी बिल है, तो प्रत्येक साधारण विधेयक अधिनियम बनने से पहले पहले निम्नलिखित 5 चरणों से गुजरता है, 5 चरणों से। तो इसमें पहला वाचन होता है, प्रथम वाचन। अनुच्छेद 107 के अनुसार साधारण विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह सरकारी या गैर सरकारी हो सकता है। इसकी प्रस्तुति करने से पहले पीठासीन को अग्रिम सूचना देकर इजाजत लेनी पड़ती है। यदि प्रस्तुतिकरण से पहले इसे राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए तो प्रस्तुतिकरण के लिए पीठासीन की इजाजत आवश्यक नहीं। प्रस्तुतिकरण के बाद इसे राजपत्र में प्रकाशित करवाया जाता है अगर पूर्व में इसे नहीं करवाया गया है तो। इस विधेयक का प्रस्तुतिकरण और उसका राजपत्र में प्रकाशित होना ही प्रथम वाचन कहलाता है। तो विधेयक का प्रस्तुतिकरण और उसको गैजेट में प्रकाशित करवाना ही इसका प्रथम वाचन कहलाता है। प्रथम वाचन में विधेयक पर किसी प्रकार की चर्चा नहीं होती है। प्रस्तुतकर्ता विधेयक का केवल शीर्षक व उद्देश्य बताता है। एक दिन में कितने भी साधारण विधेयक प्रस्तुत किए जा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं। फिर दूसरा वाचन, तो ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें विधेयक की विस्तृत समीक्षा की जाती है। वास्तव में इस चरण में 3 उपचरण होते हैं। पहला चरण उपचरण है साधारण भाष की अवस्था। विधेयक की छपी हुई प्रतियां सभी सदस्यों में बांट दी जाती हैं। समूचे विधेयक पर समान या सैद्धांतिक चर्चा होती है। इस चरण में संसद निम्नलिखित में से एक कदम उठाती है। इस पर सदन चर्चा स्वयं करेगा। इसे सदन की प्रवर समिति को सौंपा जा सकता है। इसे दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जा सकता है। जनता का विचार जानने के लिए सार्वजनिक किया जा सकता है। प्रवर समिति में उस सदन के, जबकि संयुक्त समिति में दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। समिति अवस्था, दूसरी इसका जो उपचरण है समिति अवस्था है। सामान्यतः विधेयक को सदन की एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है। समिति विधेयक को खंडवार विस्तारपूर्वक समिति विधेयक की खंडवार और विस्तारपूर्वक समीक्षा करती है, लेकिन यह विधेयक के मूल स्वरूप या विषय में परिवर्तन नहीं कर सकती है। समीक्षा के उपरांत अपने सुझाव सहित समिति वापस इसे सदन में भेज देती है। तीसरा है विचार विमर्श की अवस्था। प्रवर समिति से विधेयक वापस आने पर सदन भी विस्तारपूर्वक विधेयक पर प्रत्येक धारा पर सोच विचार विमर्श करता है। प्रत्येक धारा पर मतदान किया जाता है। संशोधन प्रस्तुत किए जाते हैं। अगर संशोधन स्वीकृत हो जाते हैं तो विधेयक का हिस्सा बन जाते हैं। तीसरा वाचन, यह वाचनों की अंतिम अवस्था है। इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, केवल विधेयक को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। अगर सदन इसे बहुमत से पारित कर दे तो पीठासीन इसे दूसरे सदन को भेज देता है। दूसरे सदन में विधेयक, तो दूसरे सदन में यही तीसरा वाचन होते हैं। दूसरे सदन के समक्ष 4 विकल्प होते हैं। यहीं पर इसका तीसरा वाचन होता है और दूसरे सदन के समक्ष 4 विकल्प होते हैं। कौन कौन से? वह विधेयक को जैसा प्रथम सदन से मिला है उसी रूप में पारित कर दे बिना संशोधन के तो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। ये पहली स्थिति है, ये आइडियल स्थिति है, हालांकि ऐसा होता अक्सर कम है। तो तीसरा सदन संशोधन के साथ पारित कर प्रथम सदन को पुनः भेजे, प्रथम सदन उन संशोधनों को अस्वीकार कर दे तो तीसरा सदन विधेयक को अस्वीकार कर दे या विधेयक पर किसी प्रकार की कार्यवाही न करे और 6 महीने तक लंबित रखे। तो इन तीनों स्थितियों गतिरोध माना जाता है। ऊपर की 3 जो गतिविधियां हैं उनको तीनों स्थितियों का गतिरोध माना जाता था। राष्ट्रपति गतिरोध दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। ज्वाइंट सिटिंग, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में दिया गया है। अनुच्छेद 108 का स्रोत एवं शब्दावली का आधार भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 31 है, ना कि कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया का संविधान। संयुक्त बैठक का आधार अनुच्छेद 108 के उपखंड 1 में यह है कि यदि किसी विधेयक के एक सदन द्वारा पारित किए जाने और दूसरे सदन को ट्रांसमिटेड किए जाने के पश्चात दूसरे सदन द्वारा विधेयक अस्वीकार कर दिया जाता है या विधेयक में किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हैं, डिसएग्रीड हो गए हैं, या संविधान में केवल अनुच्छेद 108 में ही असहमत डिसएग्रीड शब्द का प्रयोग किया गया है। संविधान में केवल अनुच्छेद 108 में ही डिसएग्रीड यानी असहमत शब्द का प्रयोग किया गया। तीसरा विकल्प है कि दूसरे सदन को विधेयक प्राप्त होने की तारीख से उसके द्वारा विधेयक पारित किए बिना 6 महीने से अधिक समय बीत गया हो तो उस दशा के सिवाय इसमें लोकसभा का विघटन होने के कारण विधेयक लैप्स हो गया है। राष्ट्रपति विधेयक पर विचार विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए सदनों को संयुक्त रूप से अधिवेशित होने के लिए आहूत समन करने की आशय सूचना
यदि बैठक में है तो संदेश बाय मैसेज द्वारा, यदि बैठक में नहीं है तो लोक अधिसूचना द्वारा देगा। परंतु इस खंड की कोई बात धन विधेयक पर लागू नहीं होती है। धन विधेयक में आप संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते हैं, तो सीधी एक बात, क्योंकि वो उस पर राज्यसभा का कोई दखल होता नहीं है, तो अपने आप पास हो जाता है। तो इसमें ये सब प्रक्रिया पछड़े में पड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गतिरोध उत्पन्न हुए विधेयक पर विचार विमर्श करने और मत देने के प्रयोजन के लिए संसदों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने का राष्ट्रपति का आशय इंटेंशन होना चाहिए। तो इस आशय की सूचना के दो तरीके हैं। पहला, संसद के सदन बैठक में है तो संदेश द्वारा, यानी अगर सदन बैठक में है तो मैसेज द्वारा, यदि सदन बैठक में नहीं है तो लोक अधिसूचना द्वारा राष्ट्रपति सदन के दोनों सदनों को सूचना देगा। केवल धन विधेयक इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन नहीं है। जहां तक संविधान संशोधन विधेयक के मामलों की बात है, तो ऐसे विधेयक यानी संविधान संशोधन विधेयक में ये दोनों सदन अनुच्छेद 368 के अनुसार समान शब्दावली में उसे पारित नहीं करते हैं, तो वह वहां समाप्त हो जाता है। इस प्रकार संविधान संशोधन विधेयक पर भी संयुक्त बैठक नहीं होती है, यह साधारण विधेयक पर ही होती है, मात्र और मात्र। संयुक्त बैठक में विधेयक और उनमें संशोधन, तो अनुच्छेद 108 में यह प्रावधान है कि यदि सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक ऐसे संशोधन सहित यदि कोई हो जिन पर संयुक्त बैठक में सहमति हो जाती है, दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत से पारित हो जाता है, तो इस संविधान के प्रयोजन के लिए यह दोनों सदनों द्वारा पारित किया समझा जाएगा। लोकसभा के विघटन की स्थिति पर अनुच्छेद 108 में यह उपबंध किया गया है कि सदनों की संयुक्त बैठक में अधिवेशित होने के लिए आहूत करने के अपने आशय के राष्ट्रपति की सूचना के पश्चात लोकसभा का विघटन बीच में हो जाने पर भी इस अनुच्छेद के अधीन संयुक्त बैठक हो सकेगी और उसमें विधेयक पारित हो सकेगा। इन द सेंस कि अगर संयुक्त बैठक ज्वाइंट सेशन कॉल्ड कर दिया गया है तो भले लोकसभा समाप्त हो जाए या लोकसभा विघटित हो जाए, लेकिन अब ज्वाइंट सेशन तो होकर रहेगा और विधेयक पारित किया जा सकता है। संयुक्त बैठक में प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 118(3) में उल्लेखित है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित और उसमें परस्पर संचार से संबंधित प्रक्रिया के नियम बना सकेगा। राष्ट्रपति द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 118 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यसभा के सभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात संसद के सदनों में संयुक्त बैठकें एवं संवाद संबंधी नियम जो कि 1952 में बनाए गए थे, इनमें संयुक्त बैठक संबंधी प्रावधान है। पहला, बैठक का समय व स्थगन। संयुक्त बैठक का नियत समय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की परामर्श एवं लोकसभा अध्यक्ष की सहमति से निर्धारित करता है। संयुक्त बैठक के नियम 4 के तहत लोकसभा अध्यक्ष यह निर्धारित करता है कि संयुक्त बैठक किस समय स्थगित की जाएगी तथा किस दिन किस समय अथवा उसी दिन के किस भाग तक के लिए स्थगित की जाएगी। पीठासीन अधिकारी संयुक्त बैठक के नियम 5 के उपबंध की लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति के दौरान लोकसभा का उपाध्यक्ष या यदि वह भी अनुपस्थित है तो राज्यसभा का उपसभापति या यदि वह भी अनुपस्थित है तो ऐसा अन्य व्यक्ति जो बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्धारित किया जाए पीठासीन होगा। राज्यसभा का सभापति यानी उपराष्ट्रपति कभी भी ऐसी बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। 16 मार्च 2002 को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के दौरान अध्यक्ष श्री GSC बालयोगी का पद रिक्त होने के कारण उपाध्यक्ष PM सईद को बैठक की अध्यक्षता का कार्यभार दिया गया था। गणपूर्ति यानी कोरम क्या होता है, तो उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से विधेयक पारित होता है। उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से विधेयक पारित होता है। उसमें अधिक सदस्य संख्या के कारण लोकसभा शक्तिशाली होती है। संयुक्त बैठक का कोरम दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। ज्वाइंट सेटिंग के कोरम के संदर्भ में संविधान मौन है। अनुच्छेद 118 में संयुक्त बैठक के संदर्भ में नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों के तहत संयुक्त बैठक का कोरम संसद के दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। तो अभी तक स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में 3 बार ज्वाइंट सेशन हुए हैं। 1961 में दहेज विरोधी अधिनियम पर, 1978 में बैंक सेवा अधिनियम पर, 2002 में आतंक निवारक अधिनियम पोटा पर। अटल बिहारी वाजपेयी तीनों बैठकों में सदस्य के रूप में मौजूद थे। अटल बिहारी वाजपेयी तीनों बैठकों में सदस्य के रूप में मौजूद थे। ये बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रपति की स्वीकृति, तो यह 5वीं अवस्था है। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग या संयुक्त बैठक में पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु जाता है।
अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। वह अनुमति दे सकता है, वह स्वीकृति हेतु विधेयक को रोक सकता है, वह पुनर्विचार हेतु विधेयक को सदन को वापस लौटा सकता है। अगर राष्ट्रपति स्वीकृति देता है तो वह विधेयक अधिनियम बन जाएगा। यदि विधेयक को पुनर्विचार हेतु संसद को लौटाता है तथा संसद संशोधन सहित या बिना संशोधन के राष्ट्रपति को दोबारा भेजती है तो राष्ट्रपति इस पर स्वीकृति देने हेतु बाध्य होता है। आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021, तो यह विधेयक लोकसभा ने 22 जुलाई 2021 में पेश किया। मतलब इसे 22 जुलाई 2021 को लोकसभा में पेश किया गया। फिर यह जून 2021 में जारी किए गए अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए था। यह विधेयक केंद्र सरकार को हड़तालों पर रोक लगाने की अनुमति देता है। आवश्यक रक्षा सेवाओं में हड़ताल, तालाबंदी, छटनी पर रोक के लिए यह विधेयक लाया गया था। अगस्त 2022 विधेयक पास हो गया और 22 अगस्त 2021 को इसे गैजेट में प्रकाशित कर दिया गया। यह पूरी प्रक्रिया है। अब धन विधेयक, तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, लेकिन 109 में इसे पारित होने की प्रक्रिया दी गई है। धन विधेयक में निम्नलिखित विषय होते हैं। अनुच्छेद 110 में कोई कर लगाना हो, हटाना हो या परिवर्तित करना हो, सरकार द्वारा धन उधार लेना हो, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि की अभिरक्षा या उनमें धन जमा करवाना या निकालना हो। संचित निधि एवं आकस्मिक निधि, भारत की संचित निधि से धन का विनियोग या धन को निकालना हो, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित करना हो, भारत की संचित निधि या लोक लेखा निधि से धन प्राप्त करना अथवा संघ या राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा, ये सभी धन विधेयक के अंतर्गत आते हैं मुद्दे। धन विधेयक में जुर्माना लगाना, दंड लगाना, लाइसेंस फीस अथवा स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा लगाए कर, अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन नहीं आते हैं। तो धन विधेयक में जुर्माना लगाना हो या कि दंड लगाना हो, लाइसेंस फीस अथवा स्थानीय प्राधिकारी या निकाय द्वारा लगाए कर, अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन आदि नहीं आते हैं। विनियोग विधेयक व वार्षिक वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं। विनियोग विधेयक एप्रोप्रिएशन बिल और एनुअल फाइनेंशियल बिल, ये क्या होते हैं? धन विधेयक होते हैं। तो विनियोग विधेयक में बेसिकली पैसा निकालने के लिए सरकार या संसद की अनुमति ली जाती है। धन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में दी हुई है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश होगा, राज्यसभा में नहीं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इस संदर्भ में लोकसभा अध्यक्ष का अंतिम निर्णय होगा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक की एक प्रति राज्यसभा को भेजी जाती है, जो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित की जाती है। राज्यसभा के धन विधेयक पर शक्ति अत्यंत सीमित होती है और धन विधेयक में कोई संशोधन नहीं कर सकती है। संशोधन के संबंध में केवल सिफारिश कर सकती है। राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के अंदर सिफारिश सहित या सिफारिश रहित लौटाना होता है। अगर वह 14 दिन में नहीं लौटाती है तो विधेयक पारित माना जाता है। राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिश को लोकसभा स्वीकार या स्वीकार भी कर सकती है। दोनों दशाओं में विधेयक पारित माना जाता है। दोनों सदनों से पारित होने के बाद धन विधेयक को राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार हेतु लौटा नहीं सकता है, क्योंकि उसे उसकी पूर्व अनुमति से ही लोकसभा में पेश किया जाता है। वह उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। अब साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर है उसको देखते हैं। साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा। सदन में प्रस्तुत से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक नहीं है, जबकि लोकसभा में प्रस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। दोनों सदनों में अगर गतिरोध हो जाए तो जॉइंट सेशन बुलाया जा सकता है। गतिरोध पर जॉइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता है। राज्यसभा 6 माह तक इसको रोक सकती है, राज्यसभा केवल 14 दिन तक इसे रोक सकती है। राष्ट्रपति अनुमति दे सकता है, राष्ट्रपति अनुमति रोक सकता है, अपना विचार के लिए लौटा सकता है। बाकी वही सब पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता। तो अनुमति रोक सकता है, अनुमति दे सकता है, ठीक है, लेकिन पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकता है धन विधेयक को। इसे राज्यसभा संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। इसे राज्यसभा केवल संशोधन सुझा सकती है। इसमें या सरकारी या गैर सरकारी दोनों होता है, या सिर्फ मंत्री द्वारा ही पेश किया जाता है। लोकसभा में पारित न होने पर सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता है, जरूरी नहीं कि देना ही पड़े। इसमें भी त्याग पत्र देना पड़ सकता है। जब धन विधेयक अनुच्छेद 109 के अधीन राज्यसभा को प्रेषित किया जाता है और जब वह अनुच्छेद 111 के अधीन अनुमति के लिए राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तब प्रत्येक धन विधेयक पर लोकसभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण प्रस्तावित किया जाता है कि यह धन विधेयक है। राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में केवल विलंबकारी शक्ति है, अर्थात राज्यसभा
इसको केवल 14 दिन तक रोके रख सकती है। धन विधेयक को राष्ट्रपति सदनों को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। एप्रोप्रिएशन बिल तथा एनुअल फाइनेंशियल बिल धन विधेयक होते हैं। वित्त विधेयक, तो यह साधारणतः राजस्व व व्यय से संबंधित होता है। इसमें आगामी वित्तीय वर्ष में किसी नए प्रकार का कर लगाने या कर में संशोधन से संबंधित विषय होते हैं। वित्त विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। एक तो धन विधेयक, ये भी वित्त विधेयक है, ये भी फाइनेंस बजट है, अनुच्छेद 110 में जिसकी परिभाषा दी गई है, आपने अभी पढ़ा ही है उसको। फिर वित्त विधेयक, ये प्रथम वित्त विधेयक फाइनेंशियल बिल 1, ये अनुच्छेद 117(1) में दिया गया है। फिर वित्त विधेयक द्वितीय, ये अनुच्छेद 117(3) में दिया गया है। तो धन विधेयक, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, पर प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होता है। केवल वे वित्त विधेयक के धन विधेयक होते हैं जिनका जिक्र अनुच्छेद 110 में किया गया हो। वित्त विधेयक प्रथम, तो इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 117(1) में किया गया है। तो इसमें धन विधेयक ऋण संबंधी मामले होते हैं, यह दोनों रूपों में धन विधेयक के समान होता है। प्रथम, यह 2 रूपों में धन विधेयक के समान होता है। पहला कि यह केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, और दूसरा राष्ट्रपति की सिफारिश रिकमेंडेशन से ही ये पेश हो सकता है। बाकी मामलों में साधारण विधेयक के समान होता है, यानी कि राज्यसभा इसे संशोधित कर सकती है, 6 माह तक रोक सकती है, अस्वीकार कर सकती है, इस पर संयुक्त बैठक हो सकती है तथा राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए इसे लौटा सकते हैं। लेकिन 2 मामलों में ये धन विधेयक की तरह होता है। पहला, इसे लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, और दूसरा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पहले ही ले ली जाएगी, उसके बाद इसको पेश किया जाएगा। वित्त विधेयक सेकंड, तो ये अनुच्छेद 117 में इसका वर्णन 117(3) में इसका वर्णन किया गया है। इसमें भारत के संचित नीति वाले हुए भारित व्यय शामिल होते हैं जिनका संबंध अनुच्छेद 110 से ना हो। यह बिल्कुल साधारण विधेयक की तरह होता है, इसे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है तथा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति भी आवश्यक नहीं होती। बस इसकी एक विशिष्टता यह है कि यह तब तक किसी भी सदन द्वारा पारित नहीं किया जाता जब तक कि राष्ट्रपति सदन को ऐसा करने के लिए सिफारिश नहीं करे। तो ये भी एक इसमें लोचा है। फिर बजट,